नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह की सीरीज में हम चैप्टर 17 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 17 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिया। जी। ये चैप्टर शुरू होता है टीएस एलियट के एक कोट से कि शायद इंसानियत बहुत ज्यादा हकीकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन हाल की घटनाओं को देखें तो ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 की ये लाइन आज की दुनिया पर कितनी फिट बैठती है ना? बिल्कुल, ये एक तरह से स्टेज सेट कर देता है पूरी डिस्कशन के लिए। हाँ ये चैप्टर हमें उन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की दुनिया में ले जाएगा जी। जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को शेप किया है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO वगैरह। और हम ये भी समझेंगे कि भारत का इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या रिश्ता रहा है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को अनपैक करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से शुरू करते हैं। IMS ये आखिर है क्या? सुनने में बहुत भारी भरकम टर्म लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन इसे सरल भाषा में समझते हैं। IMS का मतलब है वो सारे नियम, कानून, तरीके और इंस्टीट्यूशंस अच्छा, जो देशों के बीच इंटरनेशनल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है जी, तो पेमेंट कैसे होगा, किस करेंसी में होगा? हाँ, किस करेंसी में होगा, एक्सचेंज रेट कैसे तय होगा, ये सब IMS का हिस्सा है। इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्डर या रिजीम भी कहते हैं। मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, द बैकबोन। अच्छा, तो एक अच्छा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कैसा होता है? जैसे हम कहते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट कौन है जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं, जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, वैसे ही IMS के लिए क्या मापदंड है? बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स के हिसाब से एक अच्छे IMS के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। 3 उद्देश्य, ओके। पहला, ये फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के फ्लो को मैक्सिमाइज करे, उसमें कोई रुकावट ना आए, मतलब देशों के बीच व्यापार और निवेश आसानी से हो सके। स्मूथली। हाँ, बिल्कुल स्मूथली। दूसरा पॉइंट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। जी। इसका मतलब जो व्यापार से फायदा हो रहा है वो दुनिया की सभी देशों में बराबरी से बटे। ऐसा ना हो कि अमीर देश और अमीर होते जाएं और गरीब देश पीछे रह जाएं। एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल घर के बंटवारे जैसा है, सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। सही कहा। और तीसरा उद्देश्य, ये सब एक इम्पार्शियल तरीके से हो, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है। अब किसी भी IMS को इन 3 पैमानों पर परखा जाता है: एडजस्टमेंट, लिक्विडिटी एंड कॉन्फिडेंस। एडजस्टमेंट, लिक्विडिटी एंड कॉन्फिडेंस। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। एडजस्टमेंट से क्या मतलब है? एडजस्टमेंट का मतलब है वो प्रोसेस जिससे कोई देश अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी BOP के संकट को ठीक करता है। BOP संकट मतलब जब इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो और एक्सपोर्ट बहुत कम। हाँ, मान लीजिए किसी देश का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम, तो उसका BOP बिगड़ जाएगा। एडजस्टमेंट वो तरीके हैं जिनसे वो इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करता है। अच्छा, एक अच्छा IMS इस एडजस्टमेंट प्रोसेस के लिए कम से कम समय और संसाधन लेने में मदद करता है। ठीक है। मतलब जैसे कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो वो अपना स्टडी प्लान एडजस्ट करता है ताकि वो पास हो सके। सिंपल। अब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की अवेलेबिलिटी। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जैसे US डॉलर्स? हाँ, जैसे US डॉलर्स। देशों को अपने BOP संकट से निपटने के लिए इन रिजर्व्स की जरूरत पड़ती है। एक अच्छे IMS को ये सुनिश्चित करना होता है कि देशों के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी या रिजर्व्स हों, ताकि उन्हें अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा दबाना ना पड़े। सही। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे पास इमरजेंसी फंड होता है किसी मुश्किल वक्त के लिए। बिल्कुल सही। और आखिरी है कॉन्फिडेंस। इसका मतलब तो विश्वास ही होगा। हाँ, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि दुनिया के देशों का उस मॉनेटरी सिस्टम में विश्वास होना चाहिए। विश्वास कि ये सिस्टम फेयर है और स्टेबल है। उन्हें यकीन होना चाहिए कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ठीक से काम कर रहा है और उनके रिजर्व्स की वैल्यू वो बनी रहेगी। अच्छा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह लगता है। वाओ, तो ये तीनों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। अब आते हैं उस ऐतिहासिक मोड़ पर जिसने आज की दुनिया की इकोनॉमिक शक्ल तय की, द ब्रेटन वुड्स डेवलपमेंट। जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की हालत तो बहुत खराब थी। एक नए स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत महसूस हो रही थी। बिल्कुल, दुनिया एक धन स्तूप पर खड़ी थी।
देशों को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो भविष्य में ऐसी आर्थिक तबाही को रोक सके। और इसी सोच के साथ जुलाई 1944 में हाँ, जुलाई 1944 में यूएसए के न्यू हैम्पशायर में एक जगह है ब्रेटन वुड्स, वहां 44 देश मिले। और वहीं पर जन्म हुआ ब्रेटन वुड्स ट्विन्स का, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। जी, और इन दोनों का हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है। राइट। यहाँ पर जो फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि इस नए सिस्टम के लिए 2 बड़े प्लान सामने रखे गए थे। 2 प्लान्स? हाँ, एक था अमेरिकन डेलीगेशन का जिसे हैरी डी वाइट लीड कर रहे थे, और दूसरा था ब्रिटिश डेलीगेशन का जिसे महान अर्थशास्त्री जॉन मेनर्ड कीन्स लीड कर रहे थे। और जैसा कि अक्सर होता है, जीता वही जो ज्यादा शक्तिशाली था। अंत में अमेरिकन प्लान को ही माना गया। बिल्कुल। लेकिन कीन्स का प्लान क्या था? सुना है वो काफी क्रांतिकारी था। हाँ, केन्स का प्लान बहुत ही विजनरी था। उन्होंने कुछ बातें सुझाई थी। पहला, एक इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन ICU बनाने का प्रपोजल था। ICU? हाँ, इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन। ये एक तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स होता। मतलब जैसे हमारे देश में RBI सभी बैंकों का बैंक है, बिल्कुल वैसे ही ICU दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स का बैंक होता। एग्जैक्टली। वाओ! और उन्होंने बैंकॉर नाम की एक इंटरनेशनल करेंसी का भी सुझाव दिया था। सही कहा। मतलब US डॉलर की जगह एक नई न्यूट्रल करेंसी जो किसी एक देश के कंट्रोल में ना हो। सही। उनका सबसे रेडिकल आइडिया था सरप्लस देशों को पेनलाइज करने का। सरप्लस देशों को? ये तो उल्टा है, हम तो हमेशा सरप्लस को अच्छा मानते हैं। हाँ, यही तो बात है। केन्स का मानना था कि जो देश बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस में है, मतलब एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा और इंपोर्ट बहुत कम, उन पर एक ग्लोबल टैक्स लगना चाहिए। टैक्स? पर क्यों? केन्स ऐसा क्यों चाहते थे? देखिए, केन्स का तर्क था कि ग्लोबल इकोनॉमी में बैलेंस बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। बैलेंस के लिए? हाँ, अगर कोई देश सिर्फ एक्सपोर्ट करता जाएगा और इंपोर्ट नहीं करेगा तो दूसरे देशों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? उनका डेफिसिट बढ़ता जाएगा। राइट। केन्स चाहते थे कि सरप्लस वाले देश अपनी अर्निंग्स को डेफिसिट वाले देशों से सामान खरीदने में लगाएं, जिससे ग्लोबल डिमांड बनी रहे। ये तो बहुत गहरी सोच थी। मतलब जिम्मेदारी सिर्फ डेफिसिट वाले देश की नहीं है, सरप्लस वाले देश की भी है। बिल्कुल, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। उनके प्लान में और क्या था? हाँ, बताइए। उन्होंने प्राइमरी गुड्स जैसे अनाज, मिनरल्स वगैरह का एक इंटरनेशनल बफर स्टॉक बनाने का भी सुझाव दिया था। बफर स्टॉक? हाँ, और इसे मैनेज करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO बनाने का प्रस्ताव था। बफर स्टॉक जैसे FCI हमारे यहाँ अनाज का बफर स्टॉक रखती है? बिल्कुल वैसा ही। इस ITO का काम होता कि जब दुनिया में इन चीजों की कीमतें बहुत कम हों तो उन्हें खरीद लेना, ताकि प्रोड्यूसर्स को नुकसान ना हो। सही। और जब कीमतें बहुत बढ़ जाएं तो उन्हें बेच देना। इससे कीमतों में स्थिरता बनी रहती। हाँ, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब देशों को होता जो प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। केन्स का प्लान वो वाकई गरीब देशों के लिए ज्यादा मददगार था। लेकिन जैसा कि हमने कहा, वो माना नहीं गया। नहीं माना गया। तो केन्स के विजनरी प्लान के रिजेक्ट होने और अमेरिकन प्लान के एक्सेप्ट होने के साथ ही आज के ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की नींव रखी गई। हाँ, और यहीं से IMF और वर्ल्ड बैंक की कहानी शुरू होती है, जिनकी भूमिका और भारत के साथ उनके संबंधों पर हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF पर चर्चा करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें IMF के बनने से लेकर उसके काम करने के तरीके, उसके पावर स्ट्रक्चर और खासकर भारत के साथ उसके बदलते रिश्ते पर काफी गहराई से जानकारी दी गई है। तो आज का मिशन है इस ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गुत्थी को सुलझाना। इसे सिर्फ एक बैंक की तरह नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर प्लेयर की तरह समझने की कोशिश करेंगे, जो दुनिया की इकोनॉमी की दिशा तय करता है और भारत जैसे देश के लिए जिसके मायने लगातार बदल रहे हैं। जब भी हम IMF का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में कर्ज, संकट और बड़े देशों की पॉलिटिक्स जैसी बातें आती हैं। मेरे दिमाग में तो हमेशा मोहल्ले के उस अमीर और थोड़े सख्त मिजाज के बुजुर्ग की इमेज बनती है, जो जरूरत पड़ने पर पैसे तो देता है, लेकिन साथ में 100 शर्तें भी रखता है कि पैसा कहाँ खर्च होगा, कैसे होगा और घर का बजट कैसे चलेगा। क्या ये एनालॉजी सही बैठती है? हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है, खासकर अगर हम 1990 के दशक के भारत के नजरिए से देखें तो। अच्छा। लेकिन कहानी इससे थोड़ी और गहरी है। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी और इसने 27 दिसंबर 1945 से
मतलब फॉर्मली काम करना शुरू किया। इसका मकसद सिर्फ कर्ज देना नहीं था, बल्कि एक टूटी फूटी दुनिया को आर्थिक तौर पर फिर से जोड़ना था। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद। बिल्कुल। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो चुकी थी। उस वक्त जरूरत थी एक ऐसे सिस्टम की जो देशों को आपस में व्यापार करने और अपनी इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने में मदद करे। आईएमएफ उसी सोच का नतीजा है। तो ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी का रेफरी या मैनेजर बनाने की कोशिश थी। लेकिन आज इसके मुख्य काम क्या है? मतलब डे टू डे बेसिस पे ये करता क्या है? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि आईएमएफ के मोटे तौर पर 4 बड़े काम हैं। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि आईएमएफ एक ही समय में ग्लोबल इकोनॉमी का रूल सेटर भी है और उसका फायर फाइटर भी। रूल सेटर और फायर फाइटर, ये तो दिलचस्प है। कैसे? देखिए, रूल सेटर वाले हिस्से में 3 काम आते हैं। पहला, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ओके। मतलब सब देश मिलकर आर्थिक मामलों पर बात करें, एक दूसरे की मदद करें। दूसरा, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, यानी ऐसा ना हो कि आज डॉलर 80 रुपए का है और कल अचानक 120 का हो जाए। इस तरह की अस्थिरता से इंटरनेशनल ट्रेड ठप हो सकता है। सही बात है। और तीसरा, देशों के बीच पेमेंट्स के लिए एक मल्टीलैटरल सिस्टम बनाना, ताकि लेन देन साफ सुथरा और आसान हो। ये सब नियम कानून बनाने जैसा है, ताकि खेल ठीक से चलता रहे। और फायर फाइटर वाला काम, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये वही हिस्सा है जो सबसे ज्यादा खबरों में रहता है। हाँ बिल्कुल, ये चौथा और सबसे चर्चित काम है। जब कोई देश बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी संकट में फंस जाता है, तब आईएमएफ फायर फाइटर बनकर आता है। बीओपी संकट मतलब? सीधे शब्दों में कहें तो जब किसी देश का विदेशी मुद्रा खर्च, जैसे कि तेल और जरूरी सामान इंपोर्ट करना, उसकी विदेशी मुद्रा की कमाई से बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके पास डॉलर खत्म होने लगते हैं। मतलब देश दिवालिया होने की कगार पे पहुंच जाता है। एग्जैक्टली। तो आईएमएफ उसे अस्थायी मतलब टेम्पररी वित्तीय मदद देता है, ताकि वो दिवालिया ना हो जाए। तो इतने बड़े और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है? क्या इसमें हर देश की बराबर चलती है, जैसे यूएन जनरल असेंबली में होता है, या फिर यहाँ भी एक पावर स्ट्रक्चर है? यहाँ पावर स्ट्रक्चर बहुत साफ है और ये यूएन से बिल्कुल अलग है। सबसे ऊपर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसमें हर सदस्य देश से एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है। ये आईएमएफ की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और भारत की तरफ से कौन होता है इसमें? भारत के मामले में हमारे वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, उसके एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं, और आरबीआई के गवर्नर ऑल्टरनेट गवर्नर। मतलब भारत की टॉप फाइनेंशियल लीडरशिप सीधे तौर पर इसमें शामिल है। ये तो बड़ी बात है। लेकिन हर छोटे मोटे काम के लिए तो सारे देशों के वित्त मंत्री नहीं बैठते होंगे। रोजमर्रा के फैसले कौन लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज के काम के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो 24 सदस्यों वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भी होता है। ये 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही असल में डे टू डे ऑपरेशंस देखते हैं। अच्छा। कुछ बड़े देश जैसे अमेरिका, जापान, चीन अपना एक डायरेक्टर खुद चुनते हैं, जबकि बाकी देश ग्रुप बनाकर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। और भारत का क्या सीन है? हम किसी ग्रुप में? हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प बात है। भारत का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो सिर्फ भारत को ही नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को भी रिप्रेजेंट करता है। अरे वाह! तो एक तरह से भारत इस पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक बड़ी और जिम्मेदार आवाज है। बिल्कुल। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने हितों तक सीमित नहीं है। अच्छा, सोर्सेज में कोटा और एसडीआरएस का जिक्र बार बार आया है। ये कोटा सिस्टम क्या है? क्या ये किसी हाई प्रोफाइल कंट्री क्लब की मेंबरशिप फी जैसा है कि जिसके पास ज्यादा, उसकी उतनी ज्यादा चलेगी? हाँ, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। अच्छा। कोटा ही आईएमएफ की रीढ़ है। यही वो चाबी है जो तय करती है कि आईएमएफ में किसी देश का वजन कितना होगा। आपका कोटा 3 चीजें तय करता है। पहला, आप आईएमएफ को कितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देंगे। दूसरा, आपका वोटिंग पावर कितना होगा। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर आप कितना पैसा उधार ले सकते हैं। जिसके पास जितना बड़ा कोटा, उसकी उतनी ही ज्यादा ताकत और पहुंच। ये पावर स्ट्रक्चर का कोर है। तो ये कोटा तय कैसे होता है? क्या ये बस इस पे निर्भर करता है कि कौन सा देश कितना पावरफुल है, या इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं, ये मनमाना नहीं है। इसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, जिसे समय समय पर रिव्यू भी किया जाता है। इस फॉर्मूला में सबसे ज्यादा वेटेज, करीब 50% देश की जीडीपी को दिया जाता है। अच्छा, मतलब अर्थव्यवस्था का साइज सबसे ज्यादा मायने रखता है, साफ है। लेकिन बाकी 50% जरूर दूसरे फैक्टर्स भी होंगे। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी का खोलापन,
यानी ओपननेस, जिसे 30% वेटेज मिलता है। ओपननेस मतलब आप दुनिया से कितना व्यापार करते हैं, कितना लेन देन करते हैं, आपकी इकोनॉमी कितनी ग्लोबलाइज्ड है। तो ये सिर्फ तिजोरी के साइज पर नहीं बल्कि इकोनॉमी के कैरेक्टर पर भी निर्भर करता है। ये तो दिलचस्प है। और क्या है इस फॉर्मूला में? इसके बाद 15% वेटेज आर्थिक अस्थिरता मतलब इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी को दिया जाता है, और आखिर में 5% वेटेज इस बात पर है कि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार, इंटरनेशनल रिजर्व्स कितना है। वाह, तो ये तो किसी देश की पूरी इकोनॉमिक हेल्थ रिपोर्ट जैसा है। सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपका ग्लोबल एटीट्यूड और स्टेबिलिटी भी जांची जा रही है। आईएमएफ तो सच में एक सख्त हेडमास्टर लगता है। हाँ, कह सकते हैं। तो इस पैमाने पर भारत कहाँ खड़ा है और ये एसडीआर्स क्या बला है? ये नाम बड़ा टेक्निकल लगता है। एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसे आप आईएमएफ की अपनी बनाई हुई करेंसी समझ सकती हैं। ये कोई असल नोट या सिक्का नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। ओके, अ वर्चुअल करेंसी। एक तरह से हाँ। इसका इस्तेमाल देशों के बीच और आईएमएफ के साथ लेन देन के लिए होता है। भारत का करंट शेयर एसडीआर्स में 2.75% है, जिसके हिसाब से हमारा वोटिंग शेयर 2.63% है। तो हाल ही में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब सब देशों की हालत खराब थी, तब क्या इन एसडीआर्स का कोई रोल था? बहुत बड़ा रोल था। पैंडेमिक के दौरान आईएमएफ ने देशों की मदद के लिए अतिरिक्त एसडीआर्स जारी किए थे। ये एक तरह का ग्लोबल स्टिमुलस पैकेज था। अच्छा। इसमें भारत को 12.57 बिलियन एसडीआर मिले थे, जो उस वक्त लगभग 17.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थे। इससे भारत का कुल एसडीआर होल्डिंग 13.66 बिलियन हो गया। ये एक बड़ी राहत थी। और जहां तक कोटा चुकाने की बात है, हाँ, तो उसका 25% हिस्सा देशों को रिजर्व करेंसी यानी डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी मजबूत करेंसी में देना होता है, और बाकी 75% अपनी घरेलू करेंसी यानी रुपये में। सोर्सेज में जिक्र है कि भारत ने आईएमएफ से कर्ज भी लिया है। ये कहानी तो हम सबने सुनी है, खासकर 1991 वाले, जब कहते हैं कि देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। वो दौर कैसा था? बिल्कुल। भारत ने 2 बड़े मौकों पर आईएमएफ से मदद ली। एक 1981-84 के बीच, और दूसरा जो सबसे ज्यादा चर्चित है 1991 में। उस वक्त भारत एक भयानक बीओपी संकट से गुजर रहा था। हमारे पास मुश्किल से 15-20 दिन का इंपोर्ट बिल चुकाने लायक विदेशी मुद्रा बची थी। सिर्फ 15 दिन? हाँ, सोचिए, देश के पास पेट्रोल डीजल खरीदने के पैसे खत्म हो रहे थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। उसी संकट ने हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए मजबूर किया, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और उस वक्त आईएमएफ से कितना कर्ज लिया था? उस समय 3.56 बिलियन एसडीआर का कर्ज लिया गया था। ये वो दौर था जब आईएमएफ की वो सख्त शर्तें मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन अब तो स्थिति पूरी तरह बदल गई है ना? हम अब उस सिचुएशन में नहीं है। हाँ, अब कहानी 180 डिग्री घूम चुकी है। 2002 से भारत आईएमएफ के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्लान यानी एफटीपी का हिस्सा है। एफटीपी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अब भारत आईएमएफ को कंट्रीब्यूट करता है, यानी दूसरे जरूरतमंद देशों की मदद के लिए पैसा देता है। ये भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और कंफर्टेबल फॉरेक्स रिजर्व्स का प्रतीक है। हम एक बोरोवर से एक कंट्रीब्यूटर बन गए हैं। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक कर्जदार से अब हम दूसरों की मदद करने वालों की कतार में खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आलोचक ये भी कहते हैं कि आईएमएफ आज भी G7 देशों, खासकर अमेरिका के इशारों पर चलता है, जिसके पास आज भी सबसे बड़ा वोटिंग शेयर और एक तरह से वीटो पावर है। तो क्या भारत का कंट्रीब्यूटर बनना सिर्फ एक सिंबॉलिक जीत है या हमें सच में पॉलिसी डिसीजंस पर असर डालने का मौका मिलता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कंट्रीब्यूटर बनना सिंबॉलिक से कहीं ज्यादा है। ये आपको स्टेबल पर एक मजबूत सीट देता है जहां नियम बनाए जाते हैं। अच्छा, आपकी बात को वजन मिलता है? हाँ, लेकिन ये भी सच है कि आईएमएफ का पावर स्ट्रक्चर अभी भी पुरानी दुनिया को दर्शाता है। अमेरिका का दबदबा आज भी है। इसीलिए भारत और चीन जैसे देश लगातार कोटा रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं, ताकि वोटिंग शेयर्स आज की इकोनॉमिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करे, ना कि 1945 की। तो लड़ाई अभी जारी है? लड़ाई जारी है, लेकिन अब भारत उस लड़ाई में एक मजबूत खिलाड़ी है। अच्छा, सोर्सेज में एक बहुत ही फैसिनेटिंग सेक्शन है बैंकोर के बारे में। ये क्या है? ऐसा लगता है जैसे दुनिया एक नई ग्लोबल करेंसी की तरफ देख रही है। ये एक बहुत पुरानी और दिलचस्प बहस है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया की फाइनेंशियल आर्किटेक्चर तय हो रही थी, तब मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनर्ड गेन्स ने एक बैंकोर नाम की सुप्रा नेशनल करेंसी का प्रस्ताव रखा था। सुप्रा नेशनल करेंसी। हाँ, मतलब ये किसी एक देश की करेंसी नहीं होती, बल्कि एक ग्लोबल करेंसी होती, जिसे एक इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक जारी करता। इसका मकसद था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी एक देश की करेंसी, जैसे अमेरिकी डॉलर, पर निर्भर ना रहे। पर ऐसा हुआ नहीं, डॉलर ही राजा बन गया। क्यों? केन्स का आइडिया तो काफी लॉजिकल लगता है। इससे किसी एक देश को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलता। क्योंकि उस वक्त अमेरिकी हित इसके खिलाफ थे। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर था और उसने अपने डॉलर को ही दुनिया की करेंसी बनवा दिया। लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये बहस फिर से जिंदा हो गई। राइट। जब अमेरिका के लेमन ब्रदर्स बैंक के डूबने से शुरू हुए संकट ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, तब लोगों को समझ आया कि जब अमेरिका को छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। बिल्कुल। तब सवाल उठने लगे कि क्या पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ एक देश की करेंसी पर इतना निर्भर होना चाहिए? इसी मौके पर 2009 में चीन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने केन्स के इस विचार को दूरदर्शी यानी फार साइटेड बताया। अच्छा, चीन ने ये बात उठाई। हाँ, और उन्होंने IMF के SDRs को एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पर अपनाने का सुझाव दिया। चीन का तर्क ये है कि किसी एक देश की नेशनल करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाना ठीक नहीं है। इसके पीछे ट्रिफिन डिलेमा का तर्क है। ये ट्रिफिन डिलेमा क्या है? सुनने में किसी थ्रिलर मूवी का नाम लगता है। हाँ, है भी। ये किसी इकोनॉमिक थ्रिलर से कम नहीं। इसका मतलब है कि जो देश ग्लोबल रिजर्व करेंसी जारी करता है, जैसे आज के दौर में अमेरिका, डॉलर, हाँ, उसे एक ही समय में दो कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने पड़ते हैं। एक तरफ उसे अपनी घरेलू आर्थिक जरूरतों जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम रखना, रोजगार बढ़ाना, इन सबको देखना होता है, और दूसरी तरफ उसे दुनिया की उस करेंसी की मांग को भी पूरा करना होता है, जिसके लिए उसे बहुत सारी करेंसी प्रिंट करके दुनिया में भेजनी पड़ती है। अब यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आता है। कैसे? अगर वो अपनी घरेलू जरूरत के लिए कम करेंसी छापेगा तो दुनिया में डॉलर की कमी हो जाएगी और ग्लोबल ट्रेड रुक सकता है। और अगर वो दुनिया की जरूरत के लिए जरूरत से ज्यादा करेंसी छापेगा तो उसके खुद के देश में महंगाई बढ़ सकती है और उसकी करेंसी पर से दुनिया का भरोसा उठ सकता है। मतलब आप एक ही समय में अपने घर के राजा और दुनिया के जिम्मेदार बैंकर दोनों नहीं हो सकते। कभी ना कभी आपको एक को चुनना पड़ेगा। दिस साउंड्स लाइक अ रेसिपी फॉर डिजास्टर इन द लॉन्ग रन। एग्जैक्टली। ये एक अंतर्निहित संघर्ष है, एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में सिस्टम में अस्थिरता पैदा होना तय है। चीन जैसे देश इसी डायलेमा की ओर इशारा करके एक न्यूट्रल ग्लोबल करेंसी जैसे SDR की वकालत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर IMF सिर्फ एक कर्ज देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की राजनीति, पावर डायनामिक्स और भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बहुत बड़ा अखाड़ा है। बिल्कुल। और भारत का सफर, जहां हम 1991 में मदद मांगने वाले देश से आज मदद करने वाले देश बने, ये अपने आप में ग्लोबल इकोनॉमी में बदलते पावर बैलेंस की एक जबरदस्त कहानी कहता है। बिल्कुल सही। और ये एक स्टैटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। इसके कोटा फॉर्मूला से लेकर ग्लोबल रिजर्व करेंसी तक की बहस ये दिखाती है कि इसमें लगातार बदलाव और सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। और भारत जैसे उभरते हुए देश इन बहसों में अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक अहम खिलाड़ी हैं जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो ये साफ है कि IMF सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि एक ऐसा अरीना है जहां देशों की आर्थिक ताकत और भविष्य के विजन की लड़ाई लड़ी जाती है। भारत ने इसमें अपनी जगह एक कर्जदार से एक कंट्रीब्यूटर बनकर बनाई है। पर हमारे सोर्सेस हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे चीन और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की नई हकीकत बन रही हैं, क्या IMF का पावर स्ट्रक्चर, जो आज भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को दर्शाता है, खुद को वक्त के साथ बदल पाएगा, या फिर ये अपनी प्रासंगिकता खोने का खतरा उठाएगा और दुनिया एक नए सिस्टम की ओर बढ़ेगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब वर्ल्ड बैंक पर चर्चा करते हैं। जब हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं तो दिमाग में एक बड़ी सी बिल्डिंग की तस्वीर आती है जहां से देशों को लोन मिलता है, एक अकेली मोनोलिथिक संस्था। लेकिन आपके भेजे हुए सोर्सेस को देखने पे पता चलता है कि ये तस्वीर मतलब काफी अधूरी है। असल में ये एक सिंगल संस्था है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ये 5 अलग अलग संस्थाओं का एक परिवार है, एक ग्रुप है।
सब आपस में जुड़े हैं, लेकिन हर किसी का काम, उसका मकसद और उसके काम करने का तरीका एकदम अलग है। अच्छा। ये मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। इन सभी का एक ही बड़ा लक्ष्य है, सदस्य देशों में विकास को बढ़ावा देना, गरीबी मिटाना। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते वो अलग अलग हैं। तो आज हम इसी परिवार की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कैसे शुरू हुआ, कैसे वक्त के साथ इसमें नए सदस्य जुड़ते गए और आज ये कैसे काम कर रहा है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुराने और शायद सबसे मशहूर सदस्य की, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी IBRD। हाँ, नाम में इसकी पूरी कहानी छिपी है, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। हाँ, इसकी पैदाइश ही एक बहुत बड़े संकट से हुई थी। साल था 1945, दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। पूरा यूरोप खंडर बन चुका था। राइट। शहर तबाह हो चुके थे, पुल, सड़कें, फैक्ट्रियां, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया था। उस वक्त सबसे बड़ी जरूरत थी इन देशों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की। बिल्कुल। और इसी रिकंस्ट्रक्शन के लिए IBRD बनाया गया। मतलब इसका पहला काम एक तरह से इमरजेंसी रिलीफ जैसा था कि जो टूट गया है उसे फटाफट ठीक करो। बिल्कुल। सोचिए, किसी शहर पर बमबारी हुई हो और सब कुछ टूट गया हो, तो उसे दोबारा बनाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, IBRD का शुरुआती मकसद वही था। लेकिन फिर धीरे धीरे यूरोप पटरी पर आने लगा। तो सवाल उठा कि अब IBRD का क्या होगा? क्या इसका काम खत्म हो गया? यहीं पर डेवलपमेंट वाला हिस्सा आया होगा। मतलब जब रिकंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया तो फिर भविष्य बनाने पर फोकस किया गया। एग्जैक्टली। इसका ध्यान तबाह हुए यूरोप से हटकर दुनिया के मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी गरीब अर्थव्यवस्थाओं के विकास पर चला गया। अच्छा, क्रेडिट वर्दी मतलब वो देश जो बहुत ज्यादा गरीब तो नहीं है, लेकिन उन्हें विकास के लिए पैसे की जरूरत है, और सबसे जरूरी बात, वो कर्ज चुकाने की हैसियत रखते हैं। IBRD इन्हें बहुत कम ब्याज दर पर, जैसे कि 1.55% सालाना भर, लंबा लोन देता है। ओके, तो IBRD ने किसी देश को लोन दे दिया, लेकिन बैंक ये कैसे सुनिश्चित करता है कि वो पैसा वाकई किसी बांध या स्कूल पर ही लगे और किसी नेता की जेब में न चला जाए? What are the checks and balances? ये बहुत अहम सवाल है। लोन किसी भी काम के लिए नहीं दिया जाता। इसका एक खास फोकस होता है। आपके भेजे हुए सोर्सेज बताते हैं कि इसका मुख्य फोकस कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण और डेयरी विकास जैसे क्षेत्रों पर रहा है। फाउंडेशनल एरियाज। हाँ, ये वो फाउंडेशनल एरियाज हैं जिनसे किसी देश की तरक्की की नींव रखी जाती है। हर प्रोजेक्ट की बारीकी से मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पर भारत की भूमिका भी काफी दिलचस्प है। इन रिपोर्ट्स में 2010 के कुछ सुधारों का जिक्र है, जिससे वर्ल्ड बैंक में भारत की हैसियत बदल गई। ये क्या था? वो सुधार बहुत महत्वपूर्ण थे। उन सुधारों के बाद भारत IBRD में 11वें स्थान से ऊपर उठकर 7वां सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। 7वां? वाओ! हाँ, अब भारत के पास 56,739 शेयर हैं, जिनकी कीमत लगभग 6,843.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ये जो वोटिंग पावर में इजाफा हुआ 2.77% से 2.91% तक, ये सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब भारत किसी बड़े प्रोजेक्ट को, जिसे वो पसंद नहीं करता, रोक सकता है? वीटो पावर मिल गई क्या? नहीं, वीटो पावर तो नहीं मिलती, लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी कंपनी के बोर्डरूम में आपकी आवाज का वजन बढ़ गया है। अच्छा। आपकी राय अब ज्यादा सुनी जाएगी। जब बैंक अपनी नीतियां बना रहा होता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पर या इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग पर, तो भारत का पक्ष ज्यादा मजबूती से रखा जाता है। ये सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपकी बात को नजरअंदाज करना अब पहले से ज्यादा मुश्किल है। समझ गई। तो IBRD उन देशों के लिए है जो थोड़े ठीक ठाक हैं, कर्ज लेकर चुका सकते हैं, लेकिन उन देशों का क्या जो बिल्कुल ही कंगाल है, जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, वो IBRD का लोन कैसे चुकाएंगे? क्या वर्ल्ड बैंक की दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं थी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सवाल 1950s के दशक में उठा, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी आइडिया बनाया गया। IDA? हाँ, इसे वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो या रियायती खिड़की भी कहा जाता है। ये ग्रुप का वो हिस्सा है जो दिल से सोचता है, दिमाग से कम। सॉफ्ट विंडो मतलब यहाँ से मिलने वाली मदद की शर्तें बहुत नरम होती होंगी। नरम नहीं, बहुत ही ज्यादा नरम। ये लोन्स नहीं बल्कि क्रेडिट्स देता है, जो 35 से 40 साल की लंबी अवधि के लिए होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात है ब्याज।
कितना? 0। ये क्रेडिट्स ब्याज मुक्त होते हैं, इंटरेस्ट फ्री। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बस प्रशासनिक खर्चों के लिए एक बहुत छोटा सा नेग्लिजिबल सा शुल्क लिया जाता है। और तो और पैसे चुकाने के लिए 10 साल का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। 1 मिनट, मतलब किसी देश को आज पैसा मिला तो उसे 10 साल तक 1 रुपया भी वापस नहीं करना है, और जब 10 साल बाद चुकाना शुरू करेगा तो उस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा और चुकाने के लिए 30 साल और मिलेंगे। सही पकड़ा आपने। ये तो लोन कम और ग्रांट ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल, इसीलिए हर विकासशील देश आईडीए से ज्यादा मदद लेने की कोशिश करता है। और यहीं पर एक दिलचस्प डिप्लोमेटिक चैलेंज पैदा होता है। कैसा चैलेंज? आईडीए से मदद लेने के लिए देशों को ये साबित करना पड़ता है कि वे कितने गरीब हैं। तो एक तरफ देश दुनिया को अपनी तरक्की दिखाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आईडीए के सामने अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। भारत के लिए आइडिया का क्या महत्व रहा है? भारत आईडीए से सबसे ज्यादा सहायता पाने वाले देशों में से एक रहा है। आज तक भारत को आईडीए से कुल 91.81 बिलियन डॉलर की मदद मिली है। 91.81 बिलियन? That's a huge number. हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसने भारत के विकास में, खासकर सामाजिक क्षेत्रों में, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा और गर्व करने वाला बदलाव आया है। 2014 के वित्तीय वर्ष से भारत आईडीए से ग्रेजुएट हो गया है। ग्रेजुएट हो गया? जैसे कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। बिल्कुल वैसा ही समझ सकती हैं। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत हो गई है कि उसे आइडिया की इस सॉफ्ट सहायता की जरूरत नहीं है। अच्छा, सर्टिफिकेशन है कि भारत अब दुनिया के सबसे गरीब देशों की श्रेणी में नहीं आता। तो ये तो अच्छी खबर है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? क्या भारत ने बेहद सस्ते फंड का एक दरवाजा अपने लिए बंद कर लिया? हाँ, एक तरह से देखें तो ये हुआ है, लेकिन ये विकास की कीमत है। जब आप तरक्की करते हैं तो आपको कुछ रियायतें छोड़नी पड़ती हैं। अब भारत आईबीआरडी से कर्ज लेता है, आईडीए से नहीं। राइट। ये दिखाता है कि भारत अब एक डोनर की भूमिका की तरफ बढ़ रहा है, ना कि हमेशा लेने वाले की भूमिका में रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुई सरकारों को मिलने वाली मदद की बात। आईबीआरडी और आईडीए दोनों सीधे तौर पर सरकारों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी देश की तरक्की सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं हो सकती। प्राइवेट सेक्टर का क्या? क्या वर्ल्ड बैंक की दुनिया में उनके लिए भी कोई जगह है? बिल्कुल है, और बहुत बड़ी जगह है। इसी कमी को पूरा करने के लिए 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) की स्थापना हुई। इसे वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट आर्म या निजी शाखा कहा जाता है। प्राइवेट आर्म? हाँ, इसका काम है विकासशील देशों में प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना। तो ये बस कंपनियों को लोन देता है, जैसे कोई भी बड़ा कमर्शियल बैंक देता है? नहीं, इसका काम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ पैसा नहीं देता, IFC सलाहकार सेवाएं भी देता है, कंपनियों को बेहतर बनने में मदद करता है और सरकारों के साथ मिलकर ऐसा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने में मदद करता है जिससे देश में और विदेश से दोनों तरह का निजी निवेश बढ़े। ये कैसे तय करता है कि कहाँ निवेश करना है? कोई भी कंपनी जाके इनसे पैसा मांग सकती है? IFC का रोल एक कैटलिस्ट का है। वो ऐसी जगहों पर निवेश करता है जहां शायद दूसरे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जाने से डर रहे हों। सोचिए, किसी नए स्टार्टअप में अगर रतन टाटा या नंदन नीलेकणी जैसा कोई बड़ा सम्मानित निवेशक पैसा लगा दे तो बाकी छोटे इन्वेस्टर्स भी लाइन लगा देते हैं। उन्हें भरोसा हो जाता है कि यहाँ कुछ बात है। सही बात है। IFC का रोल कुछ वैसा ही है। जब IFC किसी भारतीय कंपनी में निवेश करती है तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को एक सिग्नल मिलता है कि भारतीय बाजार में दम है, यहाँ पैसा लगाना सुरक्षित और फायदेमंद हो सकता है। मतलब IFC के निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? हाँ, सोर्सेस के अनुसार भारत में IFC के निवेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल मार्केट्स तक हर क्षेत्र में निवेश किया है, और इसके निवेश को देखकर कई विदेशी फंड्स ने भारतीय कंपनियों में पैसा लगाया है। ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा है। एक तरफ IFC निजी निवेश को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन अगर मैं एक बड़ी विदेशी कंपनी हूं तो मुझे हमेशा ये डर रहेगा कि किसी विकासशील देश में सरकार बदल गई और मेरे अरबों डॉलर के प्लांट पर ताला लग गया, या रातों रात कोई ऐसा कानून आ गया जिससे मेरा सारा बिजनेस ही ठप हो गया। इस डर का कोई इलाज है? आपने एक बहुत ही बुनियादी और बड़े डर की बात की है, और इसी डर को दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के परिवार में 1988 में एक और सदस्य जुड़ा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी मीगा। मीगा। इसका काम ही यही है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देना।
पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। ये बिजनेस लॉस से कैसे अलग है? बहुत अलग है। अगर आपकी कंपनी खराब प्रोडक्ट बनाती है और बिकता नहीं है तो वो आपका बिजनेस रिस्क है। मीगा उसमें कुछ नहीं करेगा, लेकिन मीगा नॉन कमर्शियल यानी राजनीतिक जोखिमों को कवर करता है। जैसे आपने किसी देश में रुपए कमाए, लेकिन वहां की सरकार आपको डॉलर में बदलकर अपने देश वापस नहीं ले जाने दे रही। अच्छा, करेंसी ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस। एग्जैक्टली। या सरकार ने आपकी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उसे अपने कब्जे में ले लिया, या फिर उस देश में युद्ध या नागरिक अशांति छिड़ गई जिससे आपका बिजनेस बंद हो गया। इन सब मामलों में मेगा आपको मुआवजा देगा। वाह, तो मेगा की गारंटी की वजह से कई ऐसी जगहों पर निवेश गया होगा जहां निवेशक शायद कभी न जाते। बिल्कुल। कई कॉन्फ्लिक्ट जोन्स या पॉलिटिकली अनस्टेबल देशों में जो थोड़ा बहुत विदेशी निवेश दिखता है, उसके पीछे अक्सर मेगा जैसी एजेंसियों का हाथ होता है। ये उस डर को कम कर देता है जो किसी भी निवेशक के मन में होता है। ठीक है, तो मेगा ने पॉलिटिकल रिस्क को कवर कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि न युद्ध हुआ, न सरकार ने कंपनी पर कब्जा किया, बस एक सामान्य कानूनी विवाद हो गया। कंपनी का कहना है कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ी हैं और सरकार का कहना है कि कंपनी ने नियम तोड़े हैं। अब इस झगड़े को कौन सुलझाएगा? उस देश की अदालत पर शायद विदेशी कंपनी को भरोसा ना हो, ऐसे में रेफरी कौन बनेगा? ये एक और बहुत बड़ी समस्या थी, और इसके समाधान के लिए 1966 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICISID की स्थापना की गई। ICISD? हाँ, ये एक निवेश विवाद निपटान संस्था है, एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो खास तौर पर निवेशक और मेजबान देश की सरकार के बीच हुए विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई है। और इसके फैसले मानने पड़ते हैं या ये बस सलाह देती है? इसके फैसले पार्टियों पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग होते हैं। इसमें जाना स्वैच्छिक है, मतलब दोनों पक्षों की मर्जी से ही मामला वहां जाता है। लेकिन एक बार दोनों पक्ष सहमत हो जाएं तो वे एक तरफा पीछे नहीं हट सकते, फिर ICISID का फैसला मानना ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली बात है। वो क्या? भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत ने ICISID कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्या? ऐसा क्यों? ये तो निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज लगती है। एक न्यूट्रल अंपायर का होना तो हमेशा अच्छा होता है। भारत का स्टैंड इस मामले में बहुत अलग और मजबूत रहा है। भारत का मानना है कि विदेशी निवेश को इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, यहाँ के बाजार में अवसर हैं और हमारी अपनी न्यायपालिका स्वतंत्र और सक्षम है। न कि इसलिए कि विवादों को सुलझाने के लिए कोई बाहरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह भारत के स्वतंत्र और संप्रभु फैसलों को दर्शाता है कि हम अपने घर के मामले खुद सुलझाएंगे। ये बात तो सही है कि भारत अपनी संप्रभुता पर जोर देता है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या कुछ निवेशक इसे एक रेड फ्लैग की तरह देख सकते हैं कि अगर विवाद हुआ तो उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं मिलेगा? क्या इसकी वजह से कुछ निवेश रुकता होगा? एक बहुत पुरानी बहस है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे निवेशकों में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन भारत सरकार का तर्क है कि भारत में आने वाला अरबों डॉलर का विदेशी निवेश इस बात का सबूत है कि निवेशकों को भारत की अपनी कानूनी व्यवस्था पर भरोसा है। राइट। उन्हें ICISID जैसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। तो ये थी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 5 संस्थाओं की कहानी। IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICISID। हर एक का अपना खास रोल है जो वक्त के साथ विकसित हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD पर चर्चा करेंगे। इसकी कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध की राख से, और ये सुनने में जितना ड्रामेटिक लगता है, असल में ये उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल। बात ये नहीं थी कि बस एक और इंटरनेशनल कमिटी बनानी थी। बात ये थी कि पहले विश्व युद्ध के बाद जो भयानक गलतियां हुई थीं, उन्हें दोहराना नहीं था। सही बात है। तब हारे हुए देशों पर इतना जुर्माना लगा दिया गया कि उनकी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई, जिससे आगे चलकर और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की जमीन तैयार हुई। बिल्कुल। और इस बार यूरोपियन लीडर्स ने सोचा बदला नहीं बल्कि मिलकर काम करना ही एक स्थायी शांति का रास्ता है। एग्जैक्टली। पनिशमेंट नहीं, कोऑपरेशन। हाँ, और ये सोच में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट था, पनिशमेंट से कोऑपरेशन की तरफ। इसके पीछे की जो इकोनॉमिक थिंकिंग थी वो बहुत साफ थी। क्या थी वो? सोच ये थी कि अगर हम सबकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कसकर जुड़ी रहेंगी तो लड़ाई करने का इंसेंटिव ही कम हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। हाँ, आप सोचिए, अगर आपकी फैक्ट्री का आधा कच्चा माल पड़ोसी देश से आता है और आपका तैयार माल भी वहीं बिकता है, तो आप उस देश से लड़ाई क्यों करेंगे? अपना ही बिजनेस डुबाएंगे। बिल्कुल, अपना ही नुकसान है।
इसी सोच ने, इसी इकोनॉमिक लॉजिक ने OECD की नींव रखी। तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी OEEC से। OEEC, हाँ, 1947 में। और इसका पहला और सबसे बड़ा काम था अमेरिका से जो पैसा आ रहा था, मार्शल प्लान, उसको चलाना। हाँ, मार्शल प्लान को मैनेज करना, जिसका मकसद था युद्ध से तबाह हुए यूरोप को फिर से खड़ा करना। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी मोहल्ले में बाढ़ या भूकंप से बड़ी तबाही मची हो, घर टूट गए हैं, दुकानें बंद हैं, सड़कें खराब हैं, और एक अमीर पड़ोसी, इस केस में अमेरिका, आता है और कहता है ये लो एक बड़ा सा फंड। लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कौन सी सड़क पहले बनानी है। हाँ, तुम सब पड़ोसी एक मोहल्ला कमेटी बनाकर आपस में तय करो कि इन पैसों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे होगा। तो OEEC वो मोहल्ला कमेटी थी, बिल्कुल सही एनालॉजी है। और ये मॉडल जबरदस्त सफल रहा। सिर्फ पैसे बांटना नहीं था, OECC ने देशों को मिलकर ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए बनाया, अच्छा, करेंसी को स्टेबल करने पर काम किया और एक दूसरे की इकोनॉमीज को सपोर्ट करने के लिए नीतियां बनाई। तो एक तरह से टीम वर्क सिखाया। एग्जैक्टली। और नतीजा ये हुआ कि यूरोप ने उम्मीद से कई ज्यादा तेजी से रिकवरी की, और इसी सफलता ने एक बड़े और ज्यादा ग्लोबल संगठन का रास्ता खोला। ओके। तब यूरोप के देशों को लगा कि ये कोलैबोरेशन का आइडिया इतना पावरफुल है, तो इसे सिर्फ यूरोप की तबाही ठीक करने तक ही सीमित क्यों रखा जाए। सही बात है। क्यों ना इसे दुनिया की बेहतरी के लिए एक परमानेंट प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। और फिर इसमें और देश भी जुड़े। हाँ, फिर कनाडा और अमेरिका भी पूरी तरह साथ आए और 14 दिसंबर 1960 को एक नए OECD कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। और आखिरकार 30 सितंबर 1961 को OECD का मतलब ऑफिशियल जन्म हुआ। वो मोहल्ला कमेटी अब एक बड़ा इंटरनेशनल क्लब बन गई थी। और फिर ये फैलता गया। 1964 में जापान इसका सदस्य बना, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो पहला गैर अटलांटिक, गैर पश्चिमी देश था। ये दिखा रहा था कि OECD की एम्बिशन अब सिर्फ यूरोप या पश्चिम तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल हो रही है। तो सवाल यह है कि ये संगठन आज करता क्या है। इसके 38 सदस्य देश हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, डेटा शेयर करते हैं। हाँ। तो इनका काम है आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को पहचानना, उन पर रिसर्च करना और फिर उन्हें हल करने के लिए नीतियां बनाना। एक तरह से ये दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं का एक हाई लेवल स्टडी ग्रुप है। हाँ, मतलब जैसे IITs और IIMs के सारे टॉपर्स एक साथ बैठकर देश की मुश्किल समस्याओं के जवाब ढूंढ रहे हों। बिल्कुल। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। बताइए। कि OECD बनने के बाद के 5 दशकों में अमेरिका की राष्ट्रीय संपत्ति पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से लगभग 3 गुना हो गई। 3 गुना? हाँ, मतलब हर नागरिक औसतन 3 गुना अमीर हो गया। और दूसरे सदस्य देशों ने भी इसी तरह की और कुछ मामलों में तो और भी शानदार प्रगति देखी है। ये तो एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। क्या हम किसी खास OECD पॉलिसी की तरफ इशारा कर सकते हैं जिसने इस तरह की ग्रोथ में सीधे तौर पर मदद की हो? देखिए, सीधा एक कारण बताना मुश्किल है, क्योंकि ये कई चीजों का मिलाजुला असर होता है। ओके। लेकिन OECD ने लगातार मुक्त व्यापार, मतलब फ्री ट्रेड, कैपिटल के फ्री मूवमेंट, यानी पैसा आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सके, हाँ, और स्थिर आर्थिक नीतियों पर जोर दिया। उन्होंने सदस्य देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाएं खोलने, विदेशी निवेश के लिए नियम आसान बनाने और भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये किसी एक जादू की छड़ी का कमाल नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लगातार सही दिशा में लिए गए छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों का नतीजा है। एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें बिजनेस फलता फूलता है। अच्छा, यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वर्ल्ड बैंक या IMF की तरह कोई बैंक नहीं है जो देशों को मुसीबत में लोन देता हो। बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसका काम वो नहीं है। ये मुख्य रूप से एक थिंक टैंक है और एक पॉलिसी फोरम। मतलब ये डेटा इकट्ठा करता है? डेटा इकट्ठा करता है, रिसर्च करता है, रिपोर्ट्स तैयार करता है और सदस्य देशों के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस या सर्वोत्तम प्रथाओं पर दिशा निर्देश जारी करता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस? इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए फिनलैंड ने अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमाल का किया है, जिससे उनके बच्चे मैथ्स और साइंस में दुनिया में टॉप कर रहे हैं। या जर्मनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में कोई बड़ी सफलता हासिल की है, तो OECD उसे स्टडी करेगा, उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगा और बाकी 37 सदस्य देशों को बताएगा कि देखो ये तरीका काम करता है, तुम भी इसे अपने देश के हिसाब से आजमा सकते हो। तो इसका असली काम ज्ञान और अनुभव साझा करना है। बिल्कुल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग।
लेकिन थिंक टैंक सुनने में थोड़ा पैसिव लगता है। क्या इनके सुझावों में कोई वजन होता है? क्या देश इन्हें मानने के लिए मजबूर है, या ये सिर्फ अच्छी सलाह है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। कानूनी तौर पर कोई देश इन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं है। OECD कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो आप पर नियम थोप दे। तो फिर इसका असर कैसे होता है? इसका प्रभाव आता है पीयर प्रेशर से। पीयर प्रेशर देशों के बीच में? हाँ, OECD नियमित रूप से हर सदस्य देश की अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसे इकोनॉमिक सर्वेस कहते हैं। ओके। इसमें साफ साफ बताया जाता है कि देश क्या अच्छा कर रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। अच्छा। और ये पब्लिक होता है। अच्छा। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं सुनना चाहता कि उसकी नीतियां खराब हैं। इससे उसकी क्रेडिट रेटिंग, विदेशी निवेश और ग्लोबल इमेज सब पर असर पड़ता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे क्लास में सबके सामने आपकी रिपोर्ट कार्ड पढ़ी जा रही हो। एग्जैक्टली। आप टॉप करना चाहेंगे या कम से कम फेल तो नहीं होना चाहेंगे। यही पीयर प्रेशर देशों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग का R&D डिपार्टमेंट भी है और एक तरह का सोशल प्रेशर ग्रुप भी। बिल्कुल। अब एक बहुत ही मजेदार बात पर आते हैं। आज जो देश दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, जैसे चीन, भारत और ब्राजील, कुछ दशक पहले तक OECD की नजर में उन्हें मामूली खिलाड़ी, माइनर प्लेयर्स माना जाता था। हाँ, ये दिखाता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदली है। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे स्कूल के बैक बेंचर्स जिन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता था, अचानक 20 साल बाद बिजनेस की दुनिया के सबसे बड़े टाइकून बनकर सामने आ जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये OECD के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। आज भी OECD को मोटे तौर पर अमीर देशों का क्लब ही माना जाता है, द रिच कंट्रीज क्लब। हाँ, और सोवियत संघ के टूटने के बाद जो नए देश बने, उनमें से ज्यादातर या तो इसमें शामिल हो गए हैं या इसके फ्री मार्केट सिद्धांतों को अपना चुके हैं, जो इसके प्रभाव को दिखाता है। लेकिन अब इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बदल रहा है। बिल्कुल, वो अब धीरे धीरे एशिया की तरफ खिसक रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये क्लब अपनी मेंबरशिप को इस नई हकीकत के हिसाब से बदलेगा? और इसी को लेकर वो कुछ कर भी रहे हैं। बिल्कुल। रूस भी इसका सदस्य बनने के लिए बातचीत कर रहा था। हाँ, वो प्रक्रिया यूक्रेन के बाद से रुकी हुई है। राइट। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ OECD का एक एनहांस्ड एंगेजमेंट कार्यक्रम है, बढ़ाया हुआ जुड़ाव। और ये देश G20 के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो ये एनहांस्ड एंगेजमेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या इसका कोई असली मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं देखना चाहिए। एक आंकड़ा ये पूरी कहानी कहता है। जब इन पार्टनर देशों को 38 सदस्य देशों के साथ मिला लिया जाता है, तो OECD की मेज पर लगभग 40 देश होते हैं, जो दुनिया के 80% व्यापार और निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 80%? That's huge. एग्जैक्टली। जरा इस बात के सोचिए। इसका मतलब है कि उस कमरे में जो तय होता है, चाहे वो इंटरनेशनल टैक्सेशन के नियमों को लेकर हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिक्स को लेकर, या क्लाइमेट चेंज से निपटने की नीतियों को लेकर, वो बाकी दुनिया के लिए हकीकत बन जाता है। मतलब ये दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसी की सबसे हाई प्रोफाइल मीटिंग टेबल है। बिल्कुल। और भारत उस टेबल पर बैठा है। तो अब जरा भारत पर ध्यान देते हैं, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। हम इसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन 2007 से एक की पार्टनर यानी प्रमुख भागीदार है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये किसी एक्सक्लूसिव क्लब का गेस्ट पास होने जैसा है? हाँ, गेस्ट पास से कहीं ज्यादा है ये। एनहांस्ड एंगेजमेंट और एक्सेशन, मतलब पूर्ण सदस्यता में फर्क है। क्या फर्क है? सदस्यता एक संभावित अगला कदम हो सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी है। की पार्टनर होना एक तरह से एंगेजमेंट का एक बहुत गहरा लेवल है। मतलब आप ज्यादातर चर्चाओं में शामिल होते हैं, आप डेटा शेयर करते हैं, आप कमेटियों का हिस्सा होते हैं, लेकिन आपके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता और आप हर नियम से बंधे नहीं होते। आपने कहा कि सदस्यता की प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी है। ऐसा क्यों है? मतलब क्यों नहीं बना लेते सदस्य? आप इसे भारत में UPSC की परीक्षा की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये एक देश के लिए है। अच्छा। इसमें कई तरह की परीक्षाओं की एक श्रृंखला होती है, सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस। OECD की टीमें देश में आती हैं और हर चीज की जांच करती हैं। क्या क्या देखती हैं वो? सब कुछ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, फाइनेंशियल रेगुलेशंस क्या हैं, एनवायरनमेंट को लेकर नीतियां क्या हैं, आपका जुडिशियल सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है। अरे बाप रे। ये सख्ती सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है,
ओईसीडी का असली मूल्य उसके सदस्य देशों के बीच भरोसे और हाई क्वालिटी डेटा शेयरिंग पर टिका है। अगर आप कमजोर वित्तीय नियमों वाले किसी देश को शामिल कर लेते हैं तो ये पूरे सिस्टम के भरोसे को कमजोर कर सकता है। ये एक तरह से ग्लोबल लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल है। इसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन सदस्य ना होते हुए भी भारत की भागीदारी काफी गहरी लगती है। जैसे 1998 में हमने उनकी स्टील कमेटी ज्वाइन की। हाँ, भागीदार के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। 21, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और हम 9 ओईसीडी कानूनी दस्तावेजों का पालन भी करते हैं। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझना है। अगर भारत सदस्य नहीं है पर वो 21 कमेटियों का हिस्सा है और उनके 9 कानूनों को मानता है, तो असल में फर्क क्या रह गया? ये सदस्यता के बिना सदस्यता जैसा नहीं लगता? ये एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है और ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत ऐसा क्यों कर रहा है? इसके कई कारण हैं। पहला, हम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं मतलब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं। इससे हमारी अपनी नीतियां बेहतर होती हैं। ओके। दूसरा, जब आप ओईसीडी के स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं तो विदेशी निवेशकों का आप पर भरोसा बढ़ता है। उन्हें लगता है कि यहाँ एक प्रिडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और तीसरा और सबसे जरूरी, जब दुनिया के बड़े देश मिलकर ये तय कर रहे हों कि भविष्य में मल्टीनेशनल कंपनियों पर टैक्स कैसे लगेगा, तो भारत उस कमरे में रहना चाहता है जहां ये नियम बन रहे हों, ताकि हम पर सिर्फ नियम थोपे ना जाएं। एग्जैक्टली। की पार्टनर बनकर भारत को वो सीट मिल जाती है। हम सिर्फ नियमों को मानने वाले नहीं, बल्कि उन्हें बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बन जाते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि कौन से नियम हमारे लिए सही है और कौन से नहीं। बिल्कुल। पूर्ण सदस्य बनने पर आपको ओईसीडी के सभी नियमों और मानकों को मानना पड़ता है। लेकिन एक विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर हो सकता है भारत को कुछ क्षेत्रों में अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग नीतियां बनाने की आजादी चाहिए हो। पॉलिसी स्पेस। हाँ, पॉलिसी स्पेस। तो ये की पार्टनर का स्टेटस हमें दोनों दुनियाओं का फायदा देता है, मेज पर सीट भी और अपनी पॉलिसी में लचीलापन भी। और हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिस्कल मैटर्स और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गए हैं। हाँ, हम सिर्फ सुन नहीं रहे, हम अपनी बात रख भी रहे हैं और हमारी बात सुनी भी जा रही है। तो संक्षेप में, ओईसीडी का सफर यूरोप के पुनर्निर्माण के एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरू होकर आज दुनिया के विकसित देशों के एक वैश्विक पॉलिसी क्लब तक पहुंच गया है। हाँ, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और भारत बिना पूर्ण सदस्य बने एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस क्लब में अपनी जगह बना रहा है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं, ओईसीडी का प्रभाव निर्विवाद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के उदय के साथ बड़ा सवाल ये है कि ऐतिहासिक रूप से पश्चिम का दबदबा रखने वाले ऐसे क्लब इस नई मल्टीपोलर दुनिया में खुद को कैसे ढालेंगे? क्या इसका स्ट्रक्चर बदलेगा? क्या भारत जैसे देशों को हमेशा पार्टनर ही रखा जाएगा या उन्हें सदस्य बनाने की प्रक्रिया तेज होगी? हाँ, और भारत का एक पार्टनर होना लेकिन सदस्य न होना, ये वैश्विक शक्ति संरचना, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है? मतलब क्या ये दिखाता है कि पुरानी शक्तियां अभी भी कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है? या ये दिखाता है कि भारत जैसे देश अब अपने शर्तों पर ऑन देयर ओन टर्म्स एंगेज करना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ब्रिक्स बैंक पर चर्चा करेंगे। तो सोचिए, दुनिया की 5 उभरती हुई इकोनॉमिक सुपर पावर्स एक कमरे में बैठती हैं और वो थोड़ी नाराज हैं। उन्हें लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के जो नियम हैं वो उनके खिलाफ है या कम से कम उनकी सुनते नहीं हैं। तो वो क्या करती हैं? वो फैसला करती हैं कि चलो अपने नियम खुद बनाते हैं। और इसी फैसले से जन्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसे हम सब ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये ग्लोबल फाइनेंस की, आप कह सकते हैं, हकीकत है। जब हम वर्ल्ड बैंक या IMF का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि यही है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। हाँ, वही है बड़े खिलाड़ी। पर ब्रिक्स देशों ने, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जी, इन्होंने मिलकर एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा, अब हम सिर्फ ताश के पत्तों की तरह बटना नहीं चाहते, हम खुद खेल खेलना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक तरह की बगावत की जरूरत क्यों पड़ी, इस नए बैंक का ब्लूप्रिंट क्या है, और सबसे जरूरी बात, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, इसकी जड़ें एक गहरी निराशा में हैं, एक डिसएन्चांटमेंट में। दशकों से वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस
ग्लोबल फाइनेंस को चला रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या इनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। अच्छा। हाँ, वो आज भी 1940s की दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है जब ये बने थे। इसमें पावर यानी फैसले लेने की जो ताकत है वो ज्यादातर अमेरिका और यूरोपियन देशों के हाथों में है। क्योंकि वहाँ का सिस्टम $1 1 वोट जैसा है ना? मतलब जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसकी उतनी ही चलेगी। बिल्कुल। ये तो वैसा ही हो गया जैसे किसी कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है सारे फैसले वही लेता है, भले ही बाकी सब लोग उससे सहमत ना हो। एग्जैक्टली। और ब्रिक्स देश जो अब दुनिया की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्हें ये बात चुभने लगी कि भाई हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारे वोटिंग पावर में क्यों नहीं दिखती। सही बात है। और ये सिर्फ ईगो की बात नहीं थी, इससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी। इन देशों को जब लोन्स की जरूरत पड़ती थी तो अक्सर ऐसी शर्तें लगा दी जाती थीं जो उनकी जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती थीं। सालों तक ब्रिक्स देश कहते रहे कि इस स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाओ, हमें हमारी हैसियत के हिसाब से आवाज दो। लेकिन ये सुधार या तो हुए नहीं या फिर कछुए की चाल से हुए। तो आखिरकार 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा शहर में इन 5 देशों ने फैसला किया कि अगर पुराने घर में जगह नहीं मिल रही तो हम अपना नया घर बनाएंगे। और यहीं से न्यू डेवलपमेंट बैंक की कहानी शुरू होती है। तो इस नए घर का नक्शा, इसका फंडामेंटल डिजाइन पुराने घरों से अलग कैसे है? सबसे बड़ा और मैं कहूंगा सबसे क्रांतिकारी फर्क इसके कोर प्रिंसिपल में है। एनडीबी की इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल रखी गई $50 बिलियन। और सबसे अहम बात, ये 5 देशों ने बराबर बराबर बांटी। अच्छा, बराबर। हाँ, हर देश ने $10 बिलियन डाले। इसका सीधा मतलब है 1 नेशन 1 वोट का सिद्धांत। यहां आपकी आवाज आपके बटुए के साइज से नहीं बल्कि आपकी मेंबरशिप से तय होती है। ये एक रेडिकल डिपार्चर है। ओके, ये तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। ये तो ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज कर देता है। बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या ये लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिकल है? मतलब चाइना आज ब्रिक्स की कंबाइंड इकोनॉमी का 70% से ज्यादा है। क्या वो हमेशा 1 नेशन 1 वोट के लिए राजी होगा, खासकर जब कोई बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट सामने आए जहां उसके नेशनल इंटरेस्ट दांव पर लगे हों? ये एक बेहतरीन सवाल है और ब्रिक्स के नेता भी इस हकीकत को जानते थे। और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। उसी फोर्टालेजा मीटिंग में एनडीबी के साथ एक और चीज बनाई गई, कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी सीआरए। सीआरए। हाँ, ये $100 बिलियन का एक सेफ्टी नेट है। सोचिए, अगर किसी सदस्य देश की इकोनॉमी अचानक मुश्किल में आ जाए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होने लगे, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस कहते हैं, जैसे 1991 में भारत के साथ हुआ था जब हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। बिल्कुल वही। उस तरह की सिचुएशन में आईएमएफ मदद के लिए आता है, लेकिन अक्सर बहुत सारी कड़ी शर्तों के साथ, जिन्हें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं। सीआरए इसका एक अल्टरनेटिव है, एक इमरजेंसी फंड जो दोस्तों ने मिलकर बनाया है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इसकी फंडिंग एनडीबी की तरह बराबर नहीं है। इसमें चाइना का हिस्सा सबसे ज्यादा है, $41 बिलियन, भारत, रूस और ब्राजील का 18 बिलियन और साउथ अफ्रीका का $5 बिलियन है। अरे, ये तो सबसे दिलचस्प बात है। एक ही बैठक में एक ही इरादे से इन देशों ने 2 बिल्कुल अलग-अलग सिद्धांत अपनाए। एनडीबी में उन्होंने कहा हम सब बराबर हैं, ये आइडियलिज्म था। लेकिन सीआरए में उन्होंने माना कि जब असली संकट आएगा तो जिसका बटवा भारी है उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। ये तो प्योर प्रैग्मेटिज्म हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म का एक फैसिनेटिंग बैलेंसिंग एक्ट है जो ब्रिक्स की पूरी राजनीति को दर्शाता है। एनडीबी एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जहां बराबरी का हक होना जरूरी है ताकि प्रोजेक्ट फंडिंग निष्पक्ष हो। सही है। लेकिन सीआरए एक इमरजेंसी फंड है। यहाँ कंट्रीब्यूशन देश की अर्थव्यवस्था के साइज और उसकी मदद करने की कैपेसिटी के हिसाब से तय होता है। ये फेयरनेस और कैपेबिलिटी के बीच एक बहुत सोचा समझा संतुलन है। मुझे एक और बात हैरान कर रही है, जब ये देश फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन में साइंस ऑफ लूजिंग लेजिटिमेसी एंड इफेक्टिवनेस जैसे मजबूत शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, तो वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स में खतरे की घंटी नहीं बजी होगी। उनका रिएक्शन क्या था? ये तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक सीधी चुनौती है। ये सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि एक असेसमेंट था, दुनिया को एक आईना दिखाना था। उस डिक्लेरेशन में 2 बातें साफ साफ कही गई। पहली, दुनिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं और नए नए नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे साइबर वॉरफेयर या पैंडेमिक्स सामने आ रहे हैं। और जो मौजूदा इंटरनेशनल पावर कन्फिगरेशन है वो इन चैलेंजेस से निपटने में नाकाम हो रहा है।
उसकी लेजिटिमेसी यानी उसकी वैधता और प्रभाव दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। और डिक्लेरेशन में एड हॉक अरेंजमेंट्स को मल्टीलैटरलिज्म के खिलाफ बताया गया है। इसका क्या मतलब है? जरिए समस्याओं को सुलझाएं। ठीक है। ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है। एड हॉक अरेंजमेंट्स का मतलब है कुछ बड़े और ताकतवर देश मिलकर साइड में अपनी अलग डील कर लेते हैं, नियमों को बाईपास करके। ठीक है। G7 मीटिंग्स इसका एक उदाहरण हो सकती हैं। तो डिक्लेरेशन कह रहा है कि ये एड हॉक कल्चर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल कॉपरेशन की भावना को कमजोर कर रहा है और छोटे देशों की आवाज को दबा रहा है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन फॉर द ग्लोबल ऑर्डर? क्या एनडीबी सच में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का एक जेन्युइन ऑल्टरनेटिव बन सकता है? क्योंकि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी ने ऐसा करने की कोशिश की हो। हाँ, और इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई रातों रात हुई क्रांति नहीं है, बल्कि एक इवोल्यूशन है। 1960s में एंडियन देशों ने मिलकर डेवलपमेंट बैंक ऑफ लैटिन अमेरिका बनाया था। अच्छा। 2000 के दशक की शुरुआत में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चियांग माई इनिशिएटिव शुरू हुई, जिसमें आसियान देशों के साथ चाइना, जापान और साउथ कोरिया थे। 2009 में बैंक ऑफ द साउथ बना। ये सभी यूएस डोमिनेटेड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के प्रति असंतोष का ही नतीजा थे। एनडीबी इसी हिस्टोरिकल ट्रेंड का सबसे नया और शायद सबसे एम्बिशियस चैप्टर है। तो इसकी सक्सेस किस बात पे डिपेंड करेगी? सिर्फ पैसा और अच्छी नीयत तो काफी नहीं होगी। 5 बड़े देशों को एक साथ चलाना, जिनकी अपनी अपनी एम्बिशंस और राइवलरीज हैं, आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसकी सफलता 3 बहुत जरूरी स्तंभों पर टिकी होगी। पहला, एक इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। जब 5 बड़ी पावर साथ काम करेंगी तो मतभेद तो होंगे ही। भारत और चीन के बीच अपने मुद्दे हैं। बिल्कुल। उन्हें सुलझाने का एक मजबूत, पारदर्शी तरीका होना चाहिए, वरना बैंक इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसकर रह जाएगा। दूसरा, शायद अ रोबस्ट क्रेडिट अप्रेजल मैकेनिज्म। मतलब दोस्तों की दुकान है तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी को भी उधार दे दिया। हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। एकदम सही। इसका मतलब है कि बैंक को प्रोजेक्ट्स को लोन देने से पहले उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी होगी। पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं, प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है या नहीं, पर्यावरण पर उसका क्या असर होगा, ये सब देखना होगा। प्रोफेशनलिज्म को दोस्ती पर हावी नहीं होने देना है। और तीसरा स्तंभ? तीसरा है एन इफेक्टिव सुपरविजनरी रिजीम, यानी एक बार लोन दे दिया तो काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी उस पर नजर रखनी होगी कि पैसा सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो रहा है या नहीं। ये तीनों चीजें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्रेडिट अप्रेजल एंड सुपरविजन, मिलकर ही बैंक की क्रेडिबिलिटी बनाएंगी। अगर ये तीनों मजबूत हुए तभी एनडीबी एक जेन्युइन ऑल्टरनेटिव बन पाएगा, वरना ये सिर्फ एक और ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनकर रह जाएगा। चले अब भारत पर आते हैं, जहां ये कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। एक मजबूत दावा ये है कि इस बैंक का सबसे बड़ा फायदा भारत को ही मिलना है। इंडिया इज सपोज टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। ये बहुत बड़ा क्लेम है, ऐसा क्यों? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये क्लेम बेसलेस नहीं है। इसके पीछे ठोस वजह है। एनडीबी की जो लेंडिंग प्रायोरिटीज हैं और भारत की जो डेवलपमेंट नीड्स हैं, उनमें एक परफेक्ट मैच है। बैंक का मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है, यानी सड़कें, बंदरगाह, क्लीन एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और यही तो भारत की आज सबसे बड़ी जरूरतें हैं। हमें अगले दशक में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एग्जैक्टली। और इसमें ग्रीन एनर्जी का एंगल बहुत मजबूत है। बैंक ने कहा है कि वो अपने 75% फंड्स एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेट कर रहा है। अच्छा। और दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रमोशन प्लान चला रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब पर हमारा जोर है। पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमारे अपने एम्बिशियस टारगेट्स हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए। तो एनडीबी एक नेचुरल पार्टनर बन जाता है। बिल्कुल। एनडीबी जरूरत को पूरा करने के लिए एक नेचुरल पार्टनर बनकर उभरा है। पुराने इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में बहुत रेड टेप और कंडीशंस होती थी। एनडीबी इस प्रोसेस को सिंपलर और फास्टर बनाने का वादा करता है। क्या हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स है? क्या जमीन पर इसका असर दिख रहा है? बिल्कुल। आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। फरवरी 2025 तक एनडीबी ने भारत के 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी कुल कीमत $8.2 बिलियन से ज्यादा है। $8.2 बिलियन? हाँ, और इसमें कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान मिला $1 बिलियन का इमरजेंसी लोन भी शामिल है, जिससे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिली। ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये पैसा कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये पैसा हर जगह जा रहा है। मुंबई मेट्रो लाइन के एक हिस्से की फंडिंग एनडीबी से हुई है।
मध्य प्रदेश में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जैसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में एनडीबी का पैसा लगा है। कई राज्यों में ग्रामीण सड़कों को सुधारने के प्रोजेक्ट्स को भी एनडीबी फंड कर रहा है। अच्छा। तो अगली बार जब आप किसी नए हाईवे पर ड्राइव करें या किसी शहर की नई मेट्रो में सफर करें, तो हो सकता है कि उसकी एक ईंट एनडीबी के पैसे से लगी हो। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स अब हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स बैंक सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर का एक बहुत बड़ा और जीता जागता प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे डेवलपिंग नेशंस अब सिर्फ नियम मानने वाले नहीं, बल्कि नियम बनाने वाली भी बनना चाहते हैं। हाँ, और भारत का इसमें एक सेंट्रल रोल है। ग्रीन एनर्जी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक एनडीबी की फंडिंग भारत के विकास के लिए काफी अहम साबित हो रही है। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है। जियोपॉलिटिक्स बदल रही हैं, रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के साथ तनाव जैसी चुनौतियां हैं। इन सब के बीच क्या ये बैंक सच में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का एक बैलेंस्ड और फेयर ऑल्टरनेटिव बन पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तो एनडीबी सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये पार और इन्फ्लुएंस का खेल है। लेकिन एक सवाल सोचने वाला है, क्या ये बैंक सच में एक नया ज्यादा फेयर सिस्टम बना पाएगा, या फिर ये खुद एक एक्सक्लूसिव क्लब बनकर रह जाएगा जिसमें नए मेंबर्स के लिए उतनी ही कम जगह होगी जितनी पुराने सिस्टम में ब्रिक्स के लिए थी? ये सवाल एनडीबी के भविष्य को तय करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB पर बात करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प टॉपिक है। जरूरी इसलिए क्योंकि हम इसका नाम सुनते रहते हैं, है ना? खासकर जब भारत में कोई बड़ा सा हाईवे बन रहा हो या किसी शहर में नई मेट्रो लाइन बिछ रही हो। हाँ बिल्कुल। पर ये है क्या, इसे बनाया क्यों गया, और सबसे मजेदार बात, इस चीन भारत की कहानी में ये बैंक कहाँ फिट होता है? आज इन सब सवालों की परतें खोलते हैं। और हमारी ये पूरी बातचीत रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी किताब के चैप्टर 17 पर आधारित है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस और भारत के रिश्ते को बहुत गहराई से समझाता है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि AIIB जैसी नई संस्थाएं वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी पुरानी दादा टाइप की संस्थाओं को कैसे चैलेंज कर रही हैं, और इस बदलते हुए ग्लोबल पावर गेम में भारत ने अपनी चाल कैसे चली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये AIIB आखिर है क्या चीज, इसका जन्म कैसे हुआ? देखिए, इसकी कहानी 2014 में शुरू होती है। ये चाइना का ब्रेन चाइल्ड है, मतलब उसी के दिमाग की उपज। अच्छा। उसने 21 एशियाई देशों को साथ लेकर इसकी शुरुआत की। आज सितंबर 2024 तक इसके 110 सदस्य हैं। कुछ रीजनल यानी एशिया के देश, और कुछ बाहर के भी। हाँ, कुछ नॉन रीजनल मतलब यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के देश भी इसमें शामिल हैं। एक मिनट, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी अमेरिका और जापान इस पार्टी में शामिल ही नहीं हुए। सही। ये तो कुछ वैसा हो गया कि वर्ल्ड कप हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने खेलने से ही मना कर दिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और उनका न होना ही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जहां तक मकसद की बात है, वो तो नाम में ही छिपा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इसका सीधा साधा मकसद है एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देना। सड़कें, पुल, पावर प्लांट, स्पोर्ट्स, 5G नेटवर्क, ये सब। यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये काम तो पहले से ही वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। तो क्या AIIB उनका दोस्त बनकर, यानी उनका पूरक कॉम्प्लीमेंट बनकर काम करेगा, या फिर एक नया खिलाड़ी बनकर उनसे सीधा मुकाबला कम्पीट करेगा? यही तो $1 मिलियन सवाल है, और यहीं पर इसका नेचर समझना जरूरी है। जब हम वर्ल्ड बैंक का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है गरीबी हटाना, विकास, सोशल वेलफेयर। हाँ, एक डेवलपमेंट बैंक। पर AIIB पूरी तरह से वैसा नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? क्या ये एक NGO की तरह है या एक प्रॉपर HDFC या ICICI जैसा बैंक? मैं यहाँ थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। इसे एक कमर्शियल बैंक की तरह देखिए जिसके शेयर होल्डर देश हैं। इसका फोकस सिर्फ विकास पर नहीं, बल्कि एक वायबल प्रॉफिटेबल बैंकिंग मॉडल पर भी है। मतलब ये कोई चैरिटी नहीं चला रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बैंक है जो अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न चाहता है। तो ये वर्ल्ड बैंक के सोशल मिशन और एक प्राइवेट बैंक के प्रॉफिट मोटिव के बीच कहीं खड़ा है। समझ गई। तो अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर, आखिर एक नए बैंक की जरूरत ही क्यों पड़ी? IMF और वर्ल्ड बैंक तो 1940 से काम कर रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ गई? इसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण है चीन की फ्रस्ट्रेशन, उसकी हताशा। फ्रस्ट्रेशन किस बात की? और दूसरा कारण है जरूरत,
एक बहुत बड़ी जरूरत। पहले फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं। चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था, वो IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB जैसी पुरानी संस्थाओं में सुधार की धीमी गति से तंग आ चुका था। मतलब उसे लग रहा था कि इन संस्थाओं पर अमेरिका, यूरोप और जापान का कब्जा है और उसकी इकोनॉमिक पावर के हिसाब से उसे आवाज, उसे कुर्सी नहीं मिल रही। एग्जैक्टली। ये सिर्फ चीन की ही नहीं, बल्कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे कई विकासशील देशों की आवाज थी, जो कह रहे थे कि 1945 में बनी संस्थाएं 21वीं सदी की हकीकत को नहीं दर्शाती। ये कुछ वैसा ही है जैसे कॉलेज में एक पुराना पॉपुलर ग्रुप है जो किसी नए टैलेंटेड लड़के को एंट्री नहीं दे रहा। हाँ तो वो लड़का कहता है, भाड़ में जाओ, मैं अपना ही एक नया कूल ग्रुप बना लूंगा। हाँ, बिल्कुल। अपनी महफिल खुद सजा लो। ये तो हुई फ्रस्ट्रेशन की बात। अब वो दूसरा कारण क्या था? जरूरत। हाँ, जरूरत इतनी बड़ी थी जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। ADB की ही एक रिपोर्ट का अंदाजा है कि सिर्फ 2010 से 2020 के 10 सालों में एशिया को करीब $14 ट्रिलियन चाहिए थे। $14 ट्रिलियन? हाँ, सड़क, रेलवे, बिजली, पानी, टेलीकॉम, हर चीज के लिए। ये तो इतना बड़ा अमाउंट है कि मेरी कल्पना से भी बाहर है। इसे ऐसे समझिए कि वर्ल्ड बैंक और ADB जैसे बड़े बैंक मिलकर भी इस जरूरत का एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर पा रहे थे। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा फंडिंग गैप था, एक वैक्यूम था, और चीन ने AIIB बनाकर उसी वैक्यूम को भरने की कोशिश की। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का तो अनुमान है कि 2025 तक दुनिया का 60% इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश अकेले एशिया में होगा। ये तो हम भारत में रोज देखते हैं। एक तरफ आपको मुंबई में कोस्टल रोड जैसा वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट दिखेगा और दूसरी तरफ देश के कई इलाकों में आज भी अच्छी सड़कें और 24 घंटे बिजली एक सपना है। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम। बिल्कुल। और अंत में ये चीन के लिए अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति, अपना मसल फ्लेक्स करने का एक बहुत बड़ा मौका था। अच्छा। ये बैंक चीन को इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने और पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने का एक पावरफुल मंच देता है। तो ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये चीन की एक बड़ी सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, एक स्ट्रेटेजिक प्ले है। हाँ, इसे चीन के लिए कई मानों में एक एज या बढ़त के तौर पर देखा जा सकता है। इसका पहला पहलू तो है अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना। देखिए, चीन के पास खरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। हाँ, बहुत ज्यादा है। अब इस पैसे को अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी बॉन्ड में लगाकर मामूली 1-2% का रिटर्न कमाने से तो बेहतर है कि वो इसे एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, जहां जरूरत भी है और रिटर्न भी कहीं बेहतर मिल सकता है। स्मार्ट मूव, अपने पैसे को काम पर लगाना। लेकिन ADB, जिसमें जापान का दबदबा है, वो भी तो एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कर रहा था। AIIB ने खुद को उससे अलग कैसे किया? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर चीन की स्ट्रेटजी का दूसरा पॉइंट आता है, ADB से अपनी एक अलग पहचान बनाना। ADB का मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी रिडक्शन पर ज्यादा रहा है। AIIB ने कहा, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक लेजर शार्प फोकस। उन्होंने एक नीश पकड़ ली। अच्छा, तो ये स्पेशलाइजेशन का खेल है। अब तीसरा पॉइंट क्या है जो मुझे लगता है सबसे बड़ा होगा? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस बैंक का चीन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जुड़ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। अच्छा, तो ये चीन के उस मैमथ प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फंड करने का एक तरीका है? हाँ, वही प्रोजेक्ट जिसके तहत चीन पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़कों, रेलवे लाइनों और बंदरगाहों के एक जाल से जोड़ना चाहता है। बिल्कुल। BRI को फाइनेंस करने के लिए एक समर्पित संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत थी, और AIIB उस जरूरत को बड़े अच्छे से पूरा करता है। ये उसके विदेशी एजेंडे का एक इकोनॉमिक टूल है। मतलब BRI का हार्डवेयर यानी सड़कें और पोर्ट्स, और AIIB उसका फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, आप कह सकती हैं। चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी और प्रभाव का निर्यात। इसके जरिए चीन अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अपनी इंजीनियरिंग की जानकारी, नो हाउ और पैसा, हाँ, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस को विकासशील देशों तक पहुंचा रहा है। इससे उन देशों का औद्योगिकरण होता है और बदले में चीन को अपनी मशीनों, अपने सामान के लिए एक बड़ा बाजार मिलता है। ये तो एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश लगती है, पर क्या इसमें चीन का फायदा ज्यादा नहीं है? एक तरह से वो दूसरे देशों को अपने इकोसिस्टम में बांध रहा है। ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है, और यहीं से हम चीन के 5वें और सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर आते हैं, मौजूदा पावर स्ट्रक्चर को चुनौती देना। पावर स्ट्रक्चर को चुनौती? हाँ,
ये कदम अमेरिका के प्रभुत्व वाले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सीधी चुनौती देने जैसा है। अच्छा। चीन अब दुनिया के नियमों का सिर्फ एक अनुयायी फॉलोअर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो अब खुद एक नियम बनाने वाला रूल मेकर बनना चाहता है। तो चीन एक नया गेम बोर्ड बना रहा है अपने नियमों के साथ। ये तो हुई चीन की बात। लेकिन इस नए खेल में भारत ने शामिल होने का फैसला क्यों किया? हम तो अमेरिका और जापान के भी दोस्त हैं। इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम में हमारा क्या स्टैंड है? भारत ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया। हम इस बैंक के 21 संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। शुरुआत से? हाँ, हमने इसे शुरुआत से ही ज्वाइन किया। और यहाँ आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। चीन के बाद भारत AIIB का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। दूसरा सबसे बड़ा? जी, हमारे पास लगभग 8.68% शेयर हैं और 7.6% वोटिंग अधिकार हैं। तो हम पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि मेन स्टेज पर एक बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन इसका हमें फायदा क्या है? हम इसमें इतना बड़ा हिस्सा क्यों रखते हैं, खासकर जब इसे चीन का बैंक माना जाता है? सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला फायदा ये है कि भारत AIIB का सबसे बड़ा कर्जदार है। क्या? ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जो घर का दूसरा सबसे बड़ा मालिक है, वही सबसे ज्यादा उधार भी ले रहा है। हाँ, फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार बैंक ने जितने भी कर्ज दिए हैं, उसका लगभग 1/3 हिस्सा 1/3 अकेले भारत को मिला है। 1/3? ये करीब $7.4 बिलियन की रकम है। ये पैसा हमारे देश में चल रहे कई अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जैसे बेंगलोर मेट्रो, गुजरात में ग्रामीण सड़कें और मुंबई में अर्बन ट्रांसपोर्ट, इन सब में लगा है। ये तो वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे पुराने मॉडल से बिल्कुल उल्टा है ना? वहां तो अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे अमीर देश पैसा देते हैं और भारत जैसे विकासशील देश उधार लेते हैं। यही इस बैंक की खासियत और नवीनता है। यहाँ पर मुख्य योगदानकर्ता, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स और उधार लेने वाले सदस्य, बोरोइंग मेंबर्स, एक ही हैं। अच्छा। हाँ, भारत और चीन जैसे देश पैसा लगा भी रहे हैं और अपने विकास के लिए पैसा उठा भी रहे हैं। ये एक नया मॉडल है जो विकासशील देशों की जरूरतों को शायद बेहतर समझता है, क्योंकि इसे चलाने वाले भी विकासशील देश ही हैं। तो क्या AIB और NDB जो ब्रिक्स देशों ने बनाया है, इन जैसे नए बैंकों के आने से IMF और वर्ल्ड बैंक पर कोई दबाव पड़ा है? क्या उनकी नींद खुली है? बिल्कुल। इन नए बैंकों का सफल होना ही पुराने संस्थानों के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है। देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार की मांग तो दशकों से चल रही है। हाँ, ये तो हमेशा सुनते हैं। इन्हीं सुधारों में हो रही देरी की वजह से तो AIB जैसे विकल्प सामने आए। विकासशील देश इंतजार करते करते थक चुके थे। किस तरह के सुधारों की बात हो रही है? मतलब क्या मांगे हैं इन देशों की? मोटे तौर पर देखें तो मांगे दो तरह की हैं, ज्यादा पैसा और ज्यादा आवाज। अगर हम IMF की बात करें तो पहली मांग है कि इसका फंड $250 बिलियन से बढ़ाकर कम से कम $750 बिलियन किया जाए, ताकि वो किसी बड़े संकट में मदद कर सके। हाँ, ताकि यह किसी बड़े आर्थिक संकट के समय देशों की मदद कर सके। और ज्यादा आवाज वाली मांग? उसमें कई बातें हैं। एक, IMF के हेड का चयन योग्यता, मेरिट के आधार पर हो, इस अनलिखे नियम के आधार पर नहीं कि वो हमेशा यूरोप से ही होगा। दूसरी ओर सबसे विवादास्पद मांग है कि महत्वपूर्ण फैसलों में अमेरिका का जो वीटो पावर है उसे खत्म किया जाए, जो कि बहुत मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल। और तीसरा, कोटा और वोटिंग के सिस्टम को बदला जाए ताकि ये आज की दुनिया की आर्थिक हकीकत को दर्शाए, जहां चीन, भारत, ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाएं बड़ी हो चुकी हैं। और वर्ल्ड बैंक के लिए वहां भी ऐसी कुछ दिक्कतें? वर्ल्ड बैंक के लिए भी लगभग वैसी ही मांगे हैं। पहला, उसकी सॉफ्ट लोन देने वाली शाखा IDA के लिए और फंड की जरूरत है। ये वो कर्ज होते हैं जो बहुत कम ब्याज पर लंबे समय के लिए गरीब देशों को दिए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, यहां भी वही मेरिट की बात। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा अमेरिकी ही क्यों हो, उसका चयन योग्यता पर होना चाहिए। सही बात है। तीसरा, वोटिंग अधिकार में चीन और भारत जैसे उभरते बाजारों को ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और एक बात मैंने सुनी है कि इन संस्थाओं में बहुत ब्यूरोक्रेसी है, लाल फीताशाही है। हाँ, ये चौथी और बहुत बड़ी मांग है। इनके काम करने के तरीके को कम नौकरशाही, लेस ब्यूरोक्रेटिक और ज्यादा कुशल बनाया जाए। मतलब प्रोसेस को फास्ट किया जाए। हाँ, एक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में सालों लग जाते हैं, जबकि AIIB जैसे नए बैंक ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। असल चुनौती ये है
कि इन सुधारों के लिए अमेरिका और यूरोप को अपनी दशकों पुरानी और मजबूत पकड़ को छोड़ना होगा, जो कि राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल है। कोई भी अपनी ताकत आसानी से नहीं छोड़ता। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन हियर? बॉटम लाइन ये है कि AIIB का उदय सिर्फ एक और बैंक का बनना नहीं है। ये वैश्विक आर्थिक शक्ति के संतुलन में, पावर बैलेंस में एक बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट का संकेत है। एक बड़ा बदलाव। ये पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहे इकोनॉमिक पावर शिफ्ट का प्रतीक है। ये साफ साफ दिखाता है कि अगर मौजूदा वैश्विक संस्थाएं समय के साथ नहीं बदलेंगी, खुद को रिफॉर्म नहीं करेंगी, तो नए विकल्प उभर कर सामने आएंगे और उनकी प्रासंगिकता, उनकी रेलेवेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि किसी वैश्विक संस्था के वैश्विक यानी ग्लोबल होने का सही मतलब क्या है। क्या सिर्फ नाम में वर्ल्ड या इंटरनेशनल लिख देने से कोई संस्था ग्लोबल हो जाती है? अगर उसकी सत्ता की संरचना, उसका पावर स्ट्रक्चर दुनिया की मौजूदा आर्थिक सच्चाइयों को नहीं दर्शाता है, तो क्या हम भविष्य में और भी ऐसी समानांतर संस्थाएं, पैरेलल इंस्टीट्यूशंस देखेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे एक एकीकृत वैश्विक व्यवस्था, एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड ऑर्डर के बजाय एक खंडित व्यवस्था, एक फ्रैगमेंटेड ऑर्डर बनेगी, जहां अलग-अलग देशों के अपने-अपने बैंक, अपने-अपने नियम और अपने-अपने पावर ब्लॉक्स होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक खंडित व्यवस्था, ये सोचने वाली बात है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह के चैप्टर 17 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।